नमस्कार, मैं यार गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के राजस्व प्राप्ति तथा खर्चों से संबंधित कितने प्रकार की निधियां या फंड है और इनसे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फंड या निधियां होती क्या है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा है। पहला है भारत की संचित निधि जो अनुच्छेद 266(1) के तहत है। दूसरा है भारत का लोक लेखा निधि जो अनुच्छेद 266(2) के तहत है। और तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि जो अनुच्छेद 267 के तहत है। पहला है भारत की संचित निधि में संपूर्ण राजस्व जैसे जीएसटी है और भी कई सारे कर हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली सरकार ने अगर किसी देश को ऋण दे रखा है, जैसे नेपाल को, भूटान को सरकार ऋण देती है, तो उन ऋणों की वसूली भी इसी में शामिल। तीसरा है सरकार के ऋण। सरकार ने कई सारे विदेशी संस्थाओं से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिए होते हैं। उन ऋणों को से जो पैसे आते हैं वो भी भारत की संचित निधि में शामिल होते हैं। चौथा है सरकार के समस्त खर्च। सरकार जितने भी सारे भी खर्च करती है वो भारत की संचित निधि से ही करती है। और खर्च 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य खर्च है, दूसरा भारित खर्च है। भारित खर्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति जो हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित होता है, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक संस्था है जैसे कैग है, उसके बाद यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है। इन सबसे संबंधित जो खर्च होते हैं वो भारित खर्च में आते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है और इस पर संसद की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सामान्य खर्च के लिए संसद में सरकार को विनियोग एक्ट या अनुपूरक एक्ट पारित करवाना होता है, तभी जाकर के सरकार को संचित निधि के माध्यम से पैसे मिल पाती है और इसमें संसद की जरूरी मंजूरी आवश्यक होती है सामान्य खर्च के लिए। दूसरा है भारत का लोक लेखा, अनुच्छेद 266(2) के तहत है। इसमें संचित निधि के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां शामिल होती हैं, जैसे बैंक जमा राशि है, भविष्य निधि राशियां हैं, बचत है, न्यायिक जमा है। ये सब इसमें भारत की लोक लेखा निधि में शामिल होती हैं और इनको जो है ना कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। इनमें भी संसद की मंजूरी नहीं होती है। दूसरा है भारत की आकस्मिकता निधि जो अनुच्छेद 267 के तहत है। इसको ये राष्ट्रपति के अधिकार में आता है और इनकी आवश्यकता का भारत की आकस्मिकता निधि को 1950 में संसद द्वारा आकस्मिकता एक्ट 1950 के द्वारा पारित किया गया था। और भारत की आकस्मिकता निधि का मेन उद्देश्य यह है कि अचानक सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, कभी युद्ध हो, सरकार हमारे देश पर किसी देश का आक्रमण अचानक हो जाए तो युद्ध की स्थिति आ जाती है। मान लो रात के 2 बजे अटैक कर दिया दूसरे देश, तो अब संसद तो उस समय हो नहीं सकता, संसद का सत्र चल नहीं रहा है मान लीजिए, और सरकार को पैसे चाहिए और संसद का सत्र चल नहीं रहा है, तो पैसे की आवश्यकता कैसे होगी। तो सरकार को इमरजेंसी स्थिति में, जैसे युद्ध है और प्राकृतिक आपदा है जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इन सब की स्थिति में सरकार को अचानक अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति इनको एडवांस के तौर पर पैसे देती है और इनका संचालन राष्ट्रपति की ओर से भारत के वित्त सचिव द्वारा किया जाता है। भारत के वित्त सचिव द्वारा किया जाता है। इसमें संसद की मंजूरी नहीं होती है। लगभग भारत की आकस्मिकता निधि में 500 करोड़ रुपए के लगभग होता है, ऐसा सैंक्शन किया गया है। 500 करोड़ रुपए, इनसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इन संचित निधि से संबंधित या विभिन्न निधियां जो है इनसे संबंधित संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी हेतु निम्नलिखित में से किनका अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति का तो आकस्मिक निधि के लिए जरूरी है, भारत की संसद का ये बी सही है। भारत के प्रधानमंत्री का नहीं होगा, संघीय वित्त मंत्री का नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन जो है भारत की संसद की आवश्यकता, जो विनियोग एक्ट है और अनुपूरक अनुदान, ये जो अनुपूरक अनुदान एक्ट है इनके माध्यम से जो सरकार पारित करवाती है बिल, उसी के माध्यम से सामान्य खर्च सरकार कर पाती है, तो ये संसद के माध्यम से होता है। दूसरा है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्ति से संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत की आकस्मिक निधि में नहीं होता है, लोक लेखा में नहीं होता है, संचित निधि में होता है। आपको अभी पहले ही मैंने बताया कि संपूर्ण राजस्व जो भी प्राप्तियां हैं, जीएसटी हैं और भी कई सारे कर हैं, वो संचित निधि में ही शामिल होते हैं।
तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निक्षेप या अग्रिम निधि होगा नहीं, क्योंकि ये इनका अग्रिम निधि खासकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार को कुछ पैसे चाहिए तो वो एडवांस के तौर पर लिया जाता है, तो अग्रिम निधि होगा नहीं, भारत की आकस्मिक निधि होगा नहीं, लोक लेखा होगा नहीं, तो संचित निधि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, संचित निधि। तीसरा प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का शुल्क लिया जाता है। शुल्क मतलब वेतन दिया जाता है। तो भारत की समेकित निधि, समेकित निधि का मतलब समेकित निधि या संचित निधि एक ही है। तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि भारित खर्च जो भी है वो भी संचित निधि में होता है, और संसद का इस पर मतदान भी नहीं होता है, और संसद में इस पर चर्चा भी नहीं होती है। तो भारित खर्च जितने भी हैं वो भी भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला भारत की समेकित निधि हो जाएगा, समेकित या संचित निधि। राज्य की समेकित निधि नहीं होगा, भारत की आकस्मिक निधि नहीं होगा, राज्य की आकस्मिक निधि नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत की समेकित निधि। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी का लेक्चर यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।